तो गाइस कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार मैं नया एडवर्टीज़मेंट आज लेकर के आया हूँ जो कि टाटा मेमोरियल की तरफ से है। और यह जो जॉब है आप सभी का परमानेंट जॉब होने जा रही है। जी हाँ साथियों, आप इस हॉस्पिटल के अंतर्गत आप एक परमानेंट जॉब अपना सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, अगर आप इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। तो उन सभी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता दूं कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जिसका हेडक्वार्टर जो है आपका मुंबई में है और उसका ब्रांच भी जो है अलग अलग ओपन हुआ है, जिसमें आपको एक बिहार में ही ओपन हुआ है जिसमें लगातार वैकेंसी आ रही थी। उसको लेकर के मैं लगातार अपडेट भी डाला है। अभी भी बहुत सारे वैकेंसी का डेट अभी भी होंगे बचे हुए, तो आप लोग वहां जाकर के जो है अगर आप मुजफ्फरपुर में अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जाकर के देखें जिसमें जो है यह बात बताया गया है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। लेकिन यह जो एडवर्टीजमेंट होगा टाटा मेमोरियल का उन सभी ब्रांच के लिए है जिसमें फुल टाइम आपको जो है यहाँ पे जॉब मिलेगा, यानी कि परमानेंट पे स्केल के साथ। आइए बात करते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहा टाटा मेमोरियल सेंटर, है ना। इसका एडवर्टीजमेंट की अगर मैं बात करूं तो एडवर्टीजमेंट जो है ये रहा। ये एडवर्टीजमेंट रहा जो कि 14 अक्टूबर 2025 को ही जो है ये रिलीज कर दिया गया है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर आपका ये रहा। कौन कौन से पोजीशन है इसमें आपका मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के जो है, यानी कि बैकग्राउंड जिनका बायोलॉजी है वो भी अपीयर होंगे, जिनका नहीं है वो भी अपीयर होंगे, क्योंकि उतने सारे पोस्ट हैं कि यहाँ पे नॉन टीचिंग के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है टीचिंग की बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए पे लेवल 12 रहेगा, है ना। जिसके लिए लेवल का पे कितना रहेगा 78,800, लेवल 12 प्लस अलावेंसेस मिलाकर के जो है उनका जो है सैलरी एकदम लाजवाब सैलरी यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, ऑन्कोपैथोलॉजी में उनको जो है डीएम होना चाहिए, या फिर हेम्योपैथोलॉजी में या फिर एमडी डीएनबी होना चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपको ऑन्कोपैथोलॉजी में एक्सपीरियंस है, साइटोलॉजी में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे प्रेफर आपको किया जाएगा। लोकेशन आपका क्या रहेगा, मुंबई, है ना। ये लोकेशन पोस्ट अलग अलग लोकेशन पे है, इसलिए लोकेशन भी यहाँ पे बता दिया है। यह पोस्ट जो है मुंबई के लिए है ना। वही बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कि पेडियाट्रिक्स में, वो भी मुंबई के लिए है। उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। और पैलिएटिव मेडिसिन के लिए देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली है, जिसके लिए मुंबई में ही, ये भी लोकेशन मुंबई का ही है। उनके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस तरीके से है। उसके बाद आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजी में देख लीजिए, इसमें 2-3 हैं, जिसमें आपका देखिए 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है, जिसमें आपका एक टाटा मेमोरियल मुंबई के लिए, दूसरा होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल आपका जो वाराणसी में ओपन हुआ है वहां के लिए है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। लेवल 12 सैलरी के साथ जो है इंटरनेशनल रेडियोलॉजी का जो है वैकेंसी है आपको कहाँ पे, मुंबई में। तो आप वहाँ के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है वो सब मैं बातें बाद में करूँगा। फिलहाल जो है इन सभी वैकेंसी को मैं ब्रीफ कर देता हूँ। कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन के अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे लेवल 11 के साथ आपको 67,700 पे मैट्रिक्स पे जो है आपको यहाँ पे साथ साथ अलावेंसेस भी आपको मिलेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आपको एमडी डीएनबी इंटरनल मेडिसिन एंड इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट आपको डिग्री होना चाहिए किसी भी नेशनल मेडिकल कमीशंस का। यहाँ पे वही बात कहा गया है। एक्सपीरियंस महज 1 साल का मांगा गया है, जिसके लिए देखिए आपको 3 सीट है। तो तीनों में क्या क्या है, पहला सीट आपका मुंबई में, दूसरा सीट आपका वाराणसी में वैकेंट है, तीसरा सीट आपका मुजफ्फरपुर में। जी हाँ, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का है
जिसके लिए देखिए आपको यहाँ पे लोकेशन क्या क्या है, एक वाराणसी में है, एक बिहार में है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। दूसरा आपका क्या है, एनेस्थीसियोलॉजी के लिए जो है आपको मुजफ्फरपुर में वैकेंसी है। देखिए आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमडी मांगा गया है ना, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब देखिए आगे बात करें मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, देख लीजिए एमडी मांगा गया है और आपको सीट कहाँ कहाँ है, वाराणसी में है, मुजफ्फरपुर में है, गुवाहाटी में है ना, तो ये सब सीटें हैं। उसके बाद देखिए पैलिएटिव मेडिसिन में देख लीजिए आपको यहाँ पे मुजफ्फरपुर में सीट है। उसके बाद देख लीजिए आपको रेडियो डायग्नोसिस में भी मुजफ्फरपुर में सीट है ना। न्यूक्लियर मेडिसिन में देख लीजिए आपको मुजफ्फरपुर में सीट है। बहुत सारा मुजफ्फरपुर नया सेंटर खुला है तो वहाँ पे लगातार वैकेंसी आ रहा है और एक के बाद एक वैकेंसी है और सारा वैकेंसी मैंने कवर इट किया। 0 से लेकर के अप लेवल तक का जो भी वैकेंसी होता है, यानी कि गार्ड से लेकर के जो है डॉक्टर लेवल का जो भी वैकेंसी आया है उन सभी वैकेंसी को मैंने कवर इट किया है। जिसमें सारे सपोर्टिंग स्टाफ हो गए, नर्स हो गए, आपको रेडियोग्राफर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, गार्ड हो गया, क्लर्क हो गया, है ना। उसके बाद आपको जो है नाइट गार्ड हो गया, एमडी डॉक्टर हो गए, है ना। डॉक्टर के अलग अलग जो विभाग हो गए उन सभी विभागों को मैंने कवर इट किया हुआ है। तो आप लोग जरूर पिछला वीडियो भी जाकर के देखेंगे, देखिएगा, और ये वीडियो तो है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में देख लीजिए आपका वाराणसी सेंटर पे जो है एक वैकेंसी है जिसको लेकर के जो है अपडेट जारी किया गया है। अब देखिए आपका सर्जिकल ऑन्कोलॉजी देख लीजिए वाराणसी हो गया, आपका न्यूक्लियर मेडिसिन वाराणसी हो गया, आपका कंसल्टेंट गायने ऑन्कोलॉजी में देख लीजिए आपका वाराणसी हो गया। अब आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हेड एंड नेक डिपार्टमेंट में देख लीजिए ऑन्कोलॉजी का आपका वाराणसी में वैकेंसी हो गया, जिसमें सब जगह जो है इस तरीके का वैकेंसी अपीयर है। कंसल्टेंट बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू के लिए देख लीजिए आपको वाराणसी में सेंटर ओपन है, जिसमें आपको एमएस या फिर डीएनबी अगर आप ऑर्थोपेडिक्स से हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन में देख लीजिए आपको एमडी डीएनबी मांगा गया है, जिसके लिए जो है आपका क्या है भाई, तो आपका वाराणसी और गुवाहाटी में सीट है। आपका रेडियो डायग्नोसिस में देख लीजिए आपका गुवाहाटी है, वाराणसी है, आपको देख लीजिए। उसके बाद भुवनेश्वर गुवाहाटी हो गया, वाराणसी हो गया, जिसके लिए पोस्ट कौन सा है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर, खाली असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे हम लोग, नॉन टीचिंग का भी आएंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कंसल्टेंट का है जो कि वाराणसी में है, और ये होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल वाराणसी में है। इसका हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप लोग वहां से भी जा करके इन सभी बातों को जरूर समझ लीजिएगा। मेडिकल फिजिसिस्ट का देख लीजिए आपको यहाँ पे फिजिक्स से जिन्होंने एमएससी कर रखा है और साथ साथ रेडियोलॉजिकल में डिप्लोमा कर रखा है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल है। आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। आप देखिए मेडिकल फिजिसिस्ट का अब केवल फिजिसिस्ट का चलेगा। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का देख लीजिए, जो भी कैंडिडेट बीई बीटेक किए हुए हैं बायोमेडिकल से, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 5 ईयर्स इज हॉस्पिटल सेटअप, 5 साल हॉस्पिटल सेटअप में अगर उन्होंने गुजारा है तो उनको यहाँ पे मौका मिलेगा बायोमेडिकल इंजीनियर बनने का, है ना, जो कि आपका मुंबई में पोस्टिंग होगा, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, इसके लिए आपका जो है मुंबई में पोस्टिंग होगा। अगर आपने बोटनी से मास्टर यानी कि बोटनी से अगर आपने पीजी कर रखा है, जूलॉजी से पीजी कर रखा है, केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी से पीजी कर रखा है, साथ साथ आपको जो है एटलीस्ट 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन क्लिनिकल लेबोरेटरी में, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट बिहार के होंगे, अगर उन्होंने मास्टर कर रखा है, बोटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। लोकेशन आपका क्या है, मुंबई। चलिए टेली रेडियोलॉजी में देख लीजिए बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिनका क्वालिफिकेशन अगर होगा विथ एमएससी इन एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें पैथोलॉजी का देख लीजिए, एमएससी बोटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, यानी जिनका भी बायोलॉजी ग्राउंड से अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस केवल होना चाहिए किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे, ठीक है।
चलिए सैलरी आपको 47,600, साथ साथ आपको जो है लेवल 8 का सैलरी रहेगा। उसके बाद सेल 1 प्लस अदर अलावेंसेस जो है आपको एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है ना, जिसके लिए अगर आपने बीटेक कर रखा है फर्स्ट क्लास यानी कि 60% मार्क्स अगर आपका है, मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आप जो है मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, जिसमें आपका ST LT सब स्टेशन हो गया, स्विच गियर हो गया है ना, ACB MCB स्टार्टर क्यूबिकल पैनल है ना, इस सब पैनल पे अगर आपने काम कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं और आपको जो है मुंबई में पोस्टिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें पैथोलॉजी का। तो साइंटिफिक ऑफिसर C ग्रेड का यहाँ पे पैथोलॉजी पोस्ट है, जिसमें आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है। बैकग्राउंड बायोलॉजी बैकग्राउंड में आपका हो गया, बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बोटनी हो गया, जूलॉजी होगा। अगर आप PG कर लिए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपको डायग्नोस्टिक सेंटर पे 3 साल अगर आप किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे काम किए हुए हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगेगा, आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लोकेशन आपका क्या है भाई, तो वाराणसी है। ठीक है, चलिए साइंटिफिक ऑफिसर मेडिकल रिकॉर्ड में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे MSc या फिर PG डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी में अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपको 1 साल का जो है मेडिकल रिकॉर्ड का जो है आप किसी भी हॉस्पिटल में सेटअप का अगर जानकारी अगर है, अगर आपने गुजारा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेवल 8 का सैलरी मिलेगा, बढ़िया सैलरी रहेगा। लोकेशन आपका वाराणसी रहेगा। चलिए क्लिनिकल रिसर्च देख लीजिए, आपको जो भी कैंडिडेट PG साइंस डिग्री से हैं तो उनके लिए जो है क्लिनिकल रिसर्च का है, बस शर्ते कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल रिसर्च का, है ना। अब देखिए कंप्यूटर क्षेत्र में कंप्यूटर के ज्ञाता, कंप्यूटर के जो ज्ञानी होंगे उनके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर का बहाली आया हुआ है। साइंटिफिक ऑफिसर है ना, जिनको पे लेवल 8 का वैकेंसी है ना। आपको पे मैट्रिक्स कितना का मिलेगा, 47,600 है ना। लेवल 8 का सैलरी रहेगा, प्लस में अलावेंसेस भी दिए जाएंगे। एज लिमिट जो है आपका 35 साल है। जो भी कैंडिडेट BE MSc MCS MCA विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है ना, तो अगर आपने बीटेक या फिर MCA कर रखा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपको 2 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आप क्लाइंट सर्वर मैनेज कर रहे होंगे, इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहे होंगे, जिसमें आप क्या क्या विजुअल बेसिक हो गया, SQL हो गया, क्रिस्टल रिपोर्ट, ARD BMS अगर आपने काम कर रखा है, प्रैक्टिकल नॉलेज है इन चीज़ों का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए आपको सेंटर क्या मिलेगा भाई, वाराणसी सेंटर मिलेगा। चलिए आगे क्या है, साइंटिफिक ऑफिसर न्यूक्लियर मेडिसिन रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर लेवल 3 है ना। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए MSc मांगा गया है ना। जो भी मास्टर डिग्री किए हुए होंगे न्यूक्लियर मेडिसिन में, अगर आपने पास कर रखा है RSO2 RSO3 हाई डोज थेरेपी एग्जाम, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको समझ लेना है। साथ साथ आपको यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिस पे आपको जो है लोकेशन क्या मिलेगा, आपको गुवाहाटी का लोकेशन मिलेगा। ठीक है, 39 नंबर जो सीट वैकेंसी है क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आपको डिप्लोमा इन बायोमेडिकल या फिर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल है, बशर्ते कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपने 1 साल किसी हॉस्पिटल में गुजारा हो। ठीक है, चलिए सैलरी आपका लेवल 6 का रहेगा, साथ साथ अलावेंसेस लेकर के आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी। उसके बाद देख लीजिए बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में आपका BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसमें 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर आपने BSc इन बायोकेमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी अगर यानी कि BSc अगर आपने कर लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। BSc वाले कैंडिडेट के लिए देखिए कितना अच्छा मौका है। अगर आपको एक्सेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का किसी भी मेडिकल लेबोरेटरी में, देखिए अगर आप गलफतुआ ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने दिल से ग्रेजुएशन अगर पास किया है, चाहे कहीं से भी करें, BSc अगर आपने बढ़िया से कर रखा है केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शन से लेकर के जो है बहुत सारा इक्विपमेंट्स, बहुत सारा डायग्नोस्टिक चीज़ें जो हैं आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप उसमें अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो और बेटर है, तो उतना जानकारी अवश्य होना चाहिए, तभी आप इन सभी चीज़ों में जा पाएंगे। सेंटर आपका क्या रहेगा, मुंबई। चलिए आगे बात करें, आगे आपका 41 नंबर पर क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग लैब। अगर आपको यहाँ पे BSc
किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हों। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोल दिया, बीएससी इन एनी स्ट्रीम मिनिमम 50% मार्क्स, लेकिन आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग का, वेल वर्स्ड इन परफॉर्मिंग स्पाइरोमेट्री, डिफ्यूजन स्टडीज, बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांग दिया गया है। तो आप इन सभी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्या मिलेगा, लोकेशन मुंबई का मिलेगा। एप्लीकेशन जो है आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, है ना, ये बात मैं बता देना चाहता हूं। और लास्ट में जो है वो एप्लीकेशन का लिंक भी है, मैं दूंगा जरूर। साइंटिफिक असिस्टेंट हो गया पैथोलॉजी के लिए, है ना, जिसमें आपको बीएससी मांगा गया है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, अलाइड, यानी कि लगभग बायोलॉजी ग्राउंड का जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उससे बीएससी कर लिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपको जो है 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पैथोलॉजी या फिर लेबोरेटरी से, ठीक है। तो किसी भी पैथोलॉजी से अगर आपने, लेबोरेटरी से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए, आपको सेंटर क्या मिलेगा, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई मिलेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के लिए देख लीजिए बीएससी फिजिक्स है। उसके बाद पीजी में अगर आपने रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी किया हुआ है डिप्लोमा तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। साथ साथ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। सेंटर आपका क्या था, वो वाराणसी था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का देख लीजिए। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में आपका एक सेंटर क्या है भाई, वाराणसी है, दूसरा क्या है गुवाहाटी है, जिसमें आपको बीएससी मांगा गया है। उसके बाद देख लीजिए आपका वाराणसी में डोसीमेट्री में देख लीजिए आपको जो है वही चीज़ें के साथ जो है आपको मात्र ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट यहाँ पे। फिजियोथेरेपी के लिए देख लीजिए जो भी बीएससी फिजियोथेरेपी किए हुए हैं, बीपीटी किए हुए हैं, 50% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर से एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सैलरी आपको जो है बढ़िया मिलेगा और सेंटर आपको वाराणसी का मिलेगा, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए देख लीजिए बीएससी किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि आपको 1 साल का जो है इंस्टीट्यूशनल बेस्ड लेबोरेटरी में आपने काम किया हो, ठीक है। टेक्नीशियन ए मैकेनिकल, यहाँ पे जो है महज देखिए अब 10th पास वाले, 10th प्लस आईटीआई अगर आपने किया हुआ है, जो भी आईटीआई कैंडिडेट इसमें किए हुए होंगे तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते कि आपको जो है फुल टाइम कोर्स किया हुआ होना चाहिए जो कि 2 साल वाला आईटीआई होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटीआई में, या फिर आप 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर आईटीआई। अगर आप आईटीआई के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है प्लस एनसीटीवीटी में मैकेनिकल मेंटेनेंस वर्क इंडस्ट्री में अगर आपने कॉमर्शियल एस्टेब्लिश हॉस्पिटल में अगर आपने काम कर रखा है तो आपको यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। सेंटर आपको क्या मिलेगा, मुंबई मिलेगा। पे लेवल आपका क्या रहेगा, 2 रहेगा, जिसमें आपका 19,900 जो है स्केल रहेगा, इसमें अदर अलावेंसेस भी आपको मिलेंगे। चलिए अब देखिए कारपेंटर का भी बहाली है भाई, उसके लिए जो है महज आपको 10 प्लस आईटीआई होना चाहिए, वो साथ साथ जो है सेम कंडीशंस के साथ आप कारपेंटर भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन आपका मुंबई रहेगा, सेम हर चीज़ है। एज जो है बस 27 साल तक का एलिजिबल होगा, ठीक है। अब देखिए आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो है आपको टेक्नीशियन का बहाली है, जिसमें आपको 10 प्लस आईटीआई मांगा गया है, यहाँ भी 3 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें आपको जो है मुंबई और गुवाहाटी का मिलेगा सीट, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए मुंबई का है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई होना चाहिए। उसके बाद देख लीजिए फार्मासिस्ट का है, तो अगर आपने बी फार्मा कर रखा है, डी फार्मा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर आपने डी फार्मा कर रखा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 200 बेड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बात यहाँ पे कहा गया है। सैलरी आपको देख लीजिए लेवल 5 के साथ आपको 29,200 का ग्रेड पे मिले, लेवल पे रहेगा आपका पे मैट्रिक्स, जिसमें आपका लेवल 5 का पेमेंट रहेगा। सेल 1 प्लस अलावेंसेस भी आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट जो है आपका 30 ईयर्स है, ठीक है। तो जो भी ग्रेजुएट कैंडिडेट बी फार्मा के कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। लोकेशन आपका मुंबई रहेगा। नेटवर्किंग टेक्नीशियन में नेटवर्किंग का पोस्ट है, जिसके लिए जो भी कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट किए हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन कौन एलिजिबल है।
लेवल 4 सैलरी मिलेगा 25,500 का पे मैट्रिक्स। एज आपका 30 ईयर्स है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस में भी ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, है ना। एनी अदर ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट एंड हैविंग प्रोफेशनल CCNA सर्टिफिकेशन। डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन शुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से अगर आपको प्राप्त है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस में देखिए क्या कहा है, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 3 इयर्स ऑफ हैंड ऑन वर्क एक्सपीरियंस कॉन्फ़िगर द ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस IT सीरीज, है ना, सिस्टम ऑपरेटिंग, एडिशनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विंडोज सर्वर, है ना, DNS हो गया, IS हो गया, IBM हो गया, टाइवोली हो गया, फैसिलिटी मैनेजमेंट, ये सब जो है इस सब से रिलेटेड अगर आपने काम किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। जो भी कैंडिडेट नेटवर्क सिक्योरिटी पे काम किए हुए हैं उनको प्राथमिकता भी दिया जाएगा। सेंटर आपका क्या रहेगा भाई, वाराणसी रहेगा। बायोमेडिकल इंजीनियर में बस डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। देख सकते हैं इतना है, 54 नंबर पर हम आ गए, एक एक करके हम 54 नंबर पर आ गए। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे 25,500 पे मैट्रिक्स रहेगा जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाराणसी आपको सेंटर मिलेगा। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में देख लीजिए आपको वाराणसी सेंटर मिलेगा। महज आप 12th पास होने चाहिए, ठीक है, 12th पास, उसके साथ आपको 1 साल का डिप्लोमा या फिर 6 महीने का जो है रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी पे अगर आपने काम किया हुआ है, साथ साथ 3 साल एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। लोकेशन आपका वाराणसी रहेगा। ये सब फुल टाइम है, यानी कि आपको परमानेंट जॉब है। अब देखिए टेक्नीशियन इंडोस्कोपी में देख लीजिए आपको यहाँ पे 12th पास होना चाहिए साइंस से, आपको 1 साल या फिर 6 महीने का इंडोस्कोपिक टेक्निक का जो है आपको सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप यहाँ पे एलिजिबल है। वाराणसी आपका सेंटर रहेगा, है ना। वहीं मैं बात करूँ टेक्नीशियन सी रेडियो डायग्नोसिस का, तो सेम चीज़ें हैं, बशर्ते कि आपको 6 मंथ का मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का या फिर साल भर का आपको सर्टिफिकेशन होना चाहिए, साथ साथ 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेंटर आपको जो है ये भी वाराणसी ही है, ठीक है। इंडोस्कोपी देख लीजिए एक और आपको गुवाहाटी में, सेम चीज़ें हैं। टेक्नीशियन ICU OT में अगर आपने 12th पास कर रखा है, डिप्लोमा आपने ले रखा है 1 साल का सर्टिफिकेशन कोर्स ICU का या फिर OT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डायलिसिस का, डायलिसिस टेक्नीशियन का, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। आपको पे लेवल 2 के साथ काम करने का मौका मिलेगा और आपका लोकेशन रहेगा वाराणसी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे सारी बातें जो हो वैकेंसी की बात थी अब हुई खत्म। तो मैंने यहाँ पे जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों वैकेंसी का जो है जिक्र किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कारपेंटर से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक का बहाली, है ना, टेक्नीशियन से लेकर के आपको जो है मेडिकल लेबोरेटरी तक का बहाली, लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मेसी हो गया, है ना, अलग अलग वैकेंसी, IT प्रोग्रामर हो गया, IT सपोर्ट हो गया, है ना। जो भी कैंडिडेट BE BTech या फिर BCA MCA या फिर 10th 12th ग्रेजुएशन या फिर मास्टर ग्रेजुएशन या फिर डॉक्टरेट, उन सभी वैकेंसी का जिक्र जो है इस एडवर्टीजमेंट में किया हुआ है। उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, उन सारी बातों का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, बिल्कुल आराम से सरल भाषा में। अब बात करेंगे कि अप्लाई करने का क्या लास्ट डेट है, कैसे अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट जिस भी फील्ड में आते होंगे उनके लिए देख लीजिए, सबसे पहले सभी के लिए ये जो लास्ट डेट है आपका 14 नवंबर 2025 है, संध्या 5:30 बजे तक, ठीक है। आपको ये बात यहां पे बता दिया गया। उससे पहले देखिए क्या बात कहा गया है। जनरल कंडीशन में जितने भी मेडिकल पोस्ट हैं, द फाइनल एकेडमिक डेजिग्नेशन सच एज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर विल बी गिवन आफ्टर ज्वाइनिंग एज पर नेशनल मेडिकल कमीशन नॉर्म्स, है ना। तो आपको जो है ज्वाइनिंग के बाद ही जो है पोस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंडियन सिटीजन होने चाहिए। कैंडिडेट विल एलिजिबल फॉर इंसेंटिव बेस्ड इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, है ना। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सब बातें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। अपने इंटरेस्ट से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, से पहले जो है आप अपना जो जिसमें भी इंटरेस्ट है उसको जो है अप्लाई कर लीजिएगा लास्ट डेट से पहले। ये बात 5वां नंबर पॉइंट कहता है। 6ठा नंबर पॉइंट ये कहता है कि आपका लास्ट डेट जो है 14 नवंबर है, तो इस डेट को समझ लेना है। उसके बाद ए में क्या कहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही केवल मान्य होगा, अदर कोई मान्य नहीं होगा, है ना। कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट।
ऑनलाइन एप्लीकेंट अप्लाई करते वक्त सारी डॉक्यूमेंट को जो है सबमिट करना अनिवार्य होगा। कैंडिडेट विल इनिशियली स्क्रीन एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, जिसमें इंटरव्यू होगा उसके लिए उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा उनको रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें स्किल टेस्ट होगा उसमें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बेसिस पर जो है आपको यहाँ पे आगे का कार्रवाई किया जाएगा। इनकम्प्लीट ऑनलाइन और नॉन सबमिटेड एप्लीकेशंस विल बी समरली रिजेक्टेड। अगर आप फॉर्म इनकम्प्लीट भरते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट को यह बात कहा गया है कि कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए जब कॉल किया जाए, रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाए या फिर स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाए तो आप अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक सेट कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, आप अपने साथ जरूर लाइएगा। ठीक है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ है ना, जिसमें आप अपना 10th का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें आप अपना जो है जो भी एक्सपीरियंस मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, फाइनल एग्जामिनेशन है, वो सब एक्सपीरियंस में आप अपना पास्ट एम्प्लॉयमेंट, करंट एम्प्लॉयमेंट, सारा चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बता देना है। पास्ट एम्प्लॉयमेंट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेट करेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से एंड रिवीलिंग तक का। करंट एम्प्लॉयमेंट में आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर, लास्ट डे पे स्लिप, आईडी कार्ड, एनओसी आपको लाना होगा। एनओसी जरूर, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ना, तो आपको ये जरूर लगाना है। साथ साथ आपको यहाँ पे देख लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगाना पड़ेगा। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एसटी या फिर एनसीएल कैटेगरी में ओबीसी कैंडिडेट इज मैंडेटरी, फॉर्मेट आर अपलोडेड ऑन टीएमसी वेबसाइट, है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो टीएमसी के वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोडेड है ना, वो दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लें। इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो यहाँ जो भी अपना डॉक्यूमेंट है वो सभी डॉक्यूमेंट को लगा देना है। ठीक है, थ्रू प्रॉपर चैनल से जो है आपको यहाँ पे आना होगा, है ना। रेफरेंसेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेफरेंस क्या है नहीं है, और लास्ट डेट आपको बता दिया गया है। एज एक्सपीरियंस रिकॉर्ड 14 नवंबर 2025 तक अगर आपका एज अगर है, एज भी जो है लास्ट यहीं तक काउंट होगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से 3:5 का एज रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, जो भी एज था ऊपर वो अनरिजर्व के लिए था। रिजर्वेशन वाले कैटेगरी में देख लीजिए 5 साल SC ST के लिए, OBC 3 साल के लिए और PWD के लिए 10 साल। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात कही जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए 300 रुपये आपको रहेंगे मात्र। ठीक है, SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट पर्सन विथ डिजेबिलिटी एक्सपीरियंस, डिजेबिलिटी एंड एक्स सर्विस पर्सन्स जो होंगे आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। यानी कि महिला और SC ST के लिए कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। द एप्लीकेशन फ़ी पेड विल नॉट बी रिफंडेड, ये बात तो है ही, सब कोई जानते हैं। एप्लीकेशन फ़ी रिफंड जल्दी नहीं होता है, केवल रेलवे को छोड़ा करके, पता नहीं और क्या है नहीं है। चलिए बेनिफिट में आपको क्या मिलेगा, अलावेंसेस मिलेगा, ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना। तो ये चीज़ बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए मैंने बोला है कि ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, ट्रांसफर का क्या मामला रहेगा। ट्रांसफर सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू सर्व देयर रिप्रेजेंटेटिव लोकेशन फॉर द मिनिमम 5 years बिफोर एनी रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर। 5 साल से पहले आपको कहीं हिलना नहीं होगा। अगर आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाता है तो 5 साल से पहले कहीं कोई इधर उधर नहीं हिलेगा, उसके बाद ही जो है आपका ट्रांसफर होगा स्टाफ मेंबर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद नॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, द टाटा मेमोरियल सेंटर डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉन रिसिप्ट एप्लीकेंट थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, तो आपको जो है भरते वक्त ये सब ध्यान दे देना है। अब देख लीजिए आपको यहाँ पे सिलेबस की बात कही गई है, जिसमें देख लीजिए पोस्ट नंबर 1 से लेकर के 29 तक और 34 से लेकर 38 तक में क्या होगा, इंटरव्यू होगा। पेपर का कोई पैटर्न नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। 30 से लेकर के 33 और 35 से लेकर के 37 तक उसमें क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, MCQ बेस्ड, है ना। उसके बाद आपका रिटेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव एरिया, जो आपका एरिया रहेगा, जो आपका स्पेशलाइजेशन रहेगा उसकी के आधार पर होगा। उसके बाद 48 से लेकर के 59 तक में क्या होगा, रिटेन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, है ना। टोटल 100 मार्क्स का होगा, MCQ बेस्ड होगा, है ना। उसके बाद रिटेन एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेटिव एरिया और स्पेशलाइजेशन। तो ये आपका जो स्पेशलाइजेशन होगा उसी एरिया से जो है आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा।
ये बात यहाँ पे कह दिया गया, मतलब प्रॉपर सभी बातें को कह दिया गया है। अब मैं बात करूँगा ऑनलाइन अप्लाई के लिए, कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, है ना। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद जो है इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा, है ना। और ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट आपका वही चीज़ें हैं, देखिए यही एडवर्टीजमेंट है आपका। एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर नंबर याद कर लीजिएगा। ये जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है TMCAD 114-225, है ना। तो आपको इसका जो लिंक है सबसे नीचे आएंगे, वही एडवर्टीजमेंट है ना, वही एडवर्टीजमेंट है। इसको सबसे नीचे आप आएंगे तो इस एडवर्टीजमेंट के नीचे ही जो है आपको लिंक दिया हुआ रहेगा। देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर मेडिकल पोस्ट। अगर आप मेडिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक हेयर फॉर नॉन मेडिकल पोस्ट। अगर आप नॉन मेडिकल के लिए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे आएंगे तो रजिस्ट्रेशन पेज अपीयर होगा, जिसमें आपको यहाँ पे पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। सिलेक्ट एडवर्टीजमेंट नंबर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद बिलोंग्स टू, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, एज ऑन लास्ट डेट, ये सब सारी बातें बता करके आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करते हुए जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है प्रॉपर चैनल में आते हुए डॉक्यूमेंट को पूरा डिटेल्स फिलअप करते हुए, पेमेंट वगैरह सब करते हुए लास्टली फॉर्म को सबमिट कर देना है ना। उसके बाद इंतजार करना है ईमेल का, जब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, जब आपका जो है जो भी चीज़ें होंगी आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाएगा, है ना। तो चलिए, आई होप कि यह वीडियो आप सभी के लिए पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है जो सभी तक जल्दी नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके जो है लगभग जीरो टू लो टू हाई लेवल का वैकेंसी जो है मैंने इसमें कवरेट किया है। तो उन सभी बच्चों से आग्रह है कि इस एडवर्टीजमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। चलिए चलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।